नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। जब हम प्रीलिम्स के कोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, और मेंस कोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जिसमें आप लोगों को 12,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, और अगर इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्लास क्या बोला गया है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल से संबंधित प्रावधान 1995 में संविधान में जोड़े गए थे। दूसरा है, इस कानून से संबंधित आयोक्ता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है द प्रोविजन रिलेटेड टू चेंजिंग पार्टीज वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1995 and second statement is the determination of the disqualification related to this law is made by the president। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा गलत है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कि एंटी डिफेक्शन लॉ को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत हमारे संविधान में अनुसूची में 10वीं 10th शेड्यूल में रखा गया है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो 1995 दिया गया इसको क्रॉस करके 1985 लगा, ठीक है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी, नहीं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो स्पीकर डिसाइड करेगा, और जब हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो चेयरपर्सन डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना एक सही है ना दो सही है, ठीक है। ठीक है क्लास, यहाँ पर एक स्टोरी है ना, आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो एक गया लाल थे, हरियाणा के थे, उन्होंने एक दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बदला था। 3 बार, सोचिए एक ही दिन में वो 3 बार अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हैं। तो आया राम गया राम, तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। यूरोप की डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर नहीं बहती है। ध्यान दीजिएगा, बर्लिन दिया है, बेलग्रेड दिया है, बुडापेस्ट दिया है, वियना दिया है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको वीडियो को पॉज करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं उत्तर बताने जा रही हूं। देखिए, जब भी डेन्यूब रिवर की बात आती है तो आप याद रखेंगे कि जो डेन्यूब रिवर है उसका ओरिजिन कहां से होता है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है, जर्मनी से। और ये ड्रेन कहां करती है, ये ड्रेन कहां होती है, ये ड्रेन होती है ब्लैक सी में। और इस बीच ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सी के मध्य ये कई कैपिटल से होकर गुजरती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जर्मनी से ये ओरिजिनेट तो हो रही है, लेकिन जर्मनी का जो कैपिटल बर्लिन है वहां पर डेन्यूब रिवर फ्लो नहीं करती है। बर्लिन किसका कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है ना। और बर्लिन में कौन से रिवर है, स्प्री। याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि किस कैपिटल से होकर नहीं गुजरती है, ये बर्लिन जर्मनी के कैपिटल से होकर नहीं गुजरती है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये आपको
डेन्यूब रिवर दिख रही होगी, इधर आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिखता है, ठीक है। डेन्यूब रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, ऐसे 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 चलती है और ब्लैक सी में आकर गिर जाती है। यहां पर आप देखेंगे वियना, ठीक है, बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुचारेस्ट। इनको आप याद रखिएगा, ये कैपिटल्स हैं जहां से आपका डेन्यूब रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है क्लास। जो मैंने आपको बताया है, मैप दिख रहा होगा। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप की जो 5 राजधानियां हैं वहां से होकर डेन्यूब रिवर गुजरती है, जैसे बुकारेस्ट याद रखिएगा रोमानिया की, ठीक है। फिर बेलग्रेड यूगोस्लाविया की, बुडापेस्ट हंगरी की, वियना ऑस्ट्रिया की और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की। इनका नाम लिख लीजिए, आपके परीक्षा में यह प्रश्न पहले भी पूछा है, फिर पूछा जा सकता है। बस ये याद रखिएगा, जो डेन्यूब रिवर है वो ओरिजिनेट तो कर रही है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, लेकिन जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहां पर डेन्यूब रिवर नहीं है, वहां पर स्पी है, SPREE, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो, ये ब्लैक फॉरेस्ट आपको दिखेगा, यहां पर ये जर्मनी है, इधर आपको फ्रांस दिख रहा है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिख रहा है, क्लियर है क्लास। अच्छा, ब्लैक सी वैसे मैंने आप लोग को याद करवा दिया है कि आपको क्या याद रखना है कि ऐश्वर्या मैम को टी और बर्गर पसंद है, टी और बर्गर। तो टी से क्या हो गया, टर्की हो गया, ठीक है। बी से क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया, ठीक है। यू से क्या हो गया, यूक्रेन हो गया। आर से क्या हो गया, रशिया हो गया। जीई से क्या हो गया, जॉर्जिया हो गया। और दूसरे आर से क्या हो गया, रोमानिया हो गया। तो टी और बर्गर हमेशा याद रखिएगा, ब्लैक सी अपनी जो बॉर्डर है वो किन किन कंट्रीज के साथ शेयर कर रही है। बस ध्यान देने वाली बात यहां पर है, एक आर से आपका रशिया है, दूसरे आर से रोमानिया है और जीई है, ठीक है। और यहां पर जो जीई है वो जॉर्जिया है। पेपर में बैठ के ऑप्शन में जर्मनी दिया रहे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहां पर जीई क्या है, जॉर्जिया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। टी बर्गर से ब्लैक सी आपको याद हो जाएगी। तो अभी देखिए हमने कितनी चीजें याद की, हमने आपको याद करवाया डेन्यूब रिवर के बारे में कि ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, ड्रेन कहाँ होती है। ब्लैक सी के बारे में आपने स्टडी किया, कौन कौन सी जो 5 कैपिटल है यूरोप की आपकी डेन्यूब रिवर के अक्रॉस है वो भी हमने डिस्कस किया। और बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहां पर कौन सी रिवर है, स्प्री रिवर है, वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर इटली दिया हुआ है, बस थोड़ा सा याद रखना, ये इटली है। वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप का मैप, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग एशिया, फिर उसके बाद यूरोप पे आएंगे। तो यहाँ पर इटली दिख रहा है आपको, इटली के इधर एड्रियाटिक सी याद रखिएगा, इधर आयोनियन सी है और इधर टाइरेनियन सी है, ये याद रखिएगा। कभी भी रफ वर्क करिए तो ऐसे बना लीजिए क्लास। ये क्या है, ये इटली है, इटली के इधर एड्रियाटिक सी दिखेगा। जल्दी बताओ, इधर आयोनियन सी और इधर आपको टाइरेनियन सी, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलो ये देखो, जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन आपको इधर दिखेगी स्प्री नदी पर। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमने मैप वाले में किया है। मैप वाले प्रश्नों में से 2 प्रश्न आज मैं अभी क्लास में डिस्कस करने वाली। ये प्रश्न बताइए, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। तो हम अफ्रीका को बात करें कि अफ्रीका यूरोप से कैसे अलग होता है, बताओ। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा, भूमध्य, बाबल मंडेब या फिर उत्तरी अटलांटिक सागर। ये मैप वाले पोर्शन में डिस्कस किया गया प्रश्न है। यहां पर आपको पता है अफ्रीका यूरोप से अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि और मेडिटेरेनियन सी के द्वारा। मैप में देखते हैं, देखिए क्लास, ये नीचे की तरफ आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये अफ्रीका है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर क्या है, यूरोप है। और यूरोप की अगर कंट्री की बात करेंगे तो ये स्पेन है
और अगर हम अफ्रीका के कंट्री की बात करेंगे तो ये मोरक्को है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कहा जा सकता है यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है। क्लियर? बताओ क्लियर? अच्छा, और अगर हम स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जल संधि की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे बताइए किन किन वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहा है। ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक ओशियन से, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ये डिस्कस किया है मैंने आपसे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर स्पेन है, ये यूरोप का मैप है, इधर आपको मोरक्को दिखेगा। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग कर रही है? हम बात कर रहे हैं एशिया को अफ्रीका से कौन अलग कर रहा है, तो बताइए। बाबल मंडेब जल संधि, हाँ। स्वेस नहर, हाँ। लाल सागर, हाँ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3, सी आपका सही उत्तर है। मैप में देखेंगे, ये भी प्रश्न हमने डिस्कस किया है क्लास, ये भी प्रश्न डिस्कस किया है ना। तो यहां पर देखो, ये तो यूरोप हो गया, यूरोप वाला पोर्शन। ये क्या था? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, इधर मेडिटेरेनियन सी दिख गई आपको, ये स्वेस कैनाल है, इधर रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, और बाबल मंडेब जल संधि भी इधर है। बताओ क्लियर है? क्लियर है ना क्लास? अच्छा, मैप वाली सीरीज को करने के बाद क्या अगर आपके सामने अफ्रीका का ऐसा मैप रख दिया जाए तो आप कुछ चीजें बता पाओगे? सबसे पहले क्लास हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा मैप रहे, देखिए इस तरीके से ब्लैंक मैप रख लो जब भी पढ़ो, तो देखो तुम लोकेट कर पा रहे हो चीजों को कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आपको बता दिया, ये जो है पहला, ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। ठीक है, इधर हमने मेडिटेरेनियन सी को डिस्कस कर लिया, ये स्वेस कैनाल है, ये रेड सी है। ठीक है, यहां पर आपको गल्फ ऑफ एडन दिख जाएगा। ठीक है, डेजर्ट की बात करें तो यहां पर आपको नाम्बिब डेजर्ट मिल जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर डेकन्सबर्ग रेंज मिल जाएगी क्लास। ऐसे आप बता पाओगे कि नहीं? मैंने आपको बहुत उससे पढ़ाई है ये सब चीजें। अगर आपने मैप वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर जाके देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो गया, देखो इधर ध्यान देना, यहां पर आपका नाम्बिब डेजर्ट है, नाम्बिब डेजर्ट पे इधर कालाहारी डेजर्ट है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नाम्बिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, डेकन्सबर्ग रेंज। यहीं पर मैंने आपको बताया था ऑरेंज रिवर है, लिम्पोपो नदी है, याद है, जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार काटता है। जब हमने अफ्रीका के मैप को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर याद रखिएगा 2 रिवर बहुत महत्वपूर्ण है। एक लिम्पोपो नदी, यहाँ पर दिखा दूं मैं आपको, अगर यहाँ पर है, ये रही, ये लिम्पोपो नदी है, जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है वो 2 बार काटती है। और अगर आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कॉन्गो रिवर दिखेगी, ये कॉन्गो रिवर, जिसको कि इक्वेटर 2 बार काटता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं मैप वाली क्लास में, पढ़ जरूर लीजिएगा क्लास। मैप वाले में एक क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को कराऊंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। देखिए, रेड सी आपके पेपर में अभी तक ब्लैक सी के बारे में पूछा गया है, एक बार कैस्पियन सी के बारे में पूछा गया था, रेड सी के बारे में भी याद रख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था अगर आपको याद रखना है तो आप डेजी से भी याद कर सकते हैं, डेजी। ठीक है, डेजी में डी क्या है? जिबूती है। ई क्या है? इरिट्रिया है। एस क्या है? सूडान है। दूसरा एस क्या है? सऊदी अरेबिया है। ई क्या है? इजिप्ट है। वाई क्या है? येमेन है। तो लिख लीजिए डेजी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक सी के बारे में, रेड सी के बारे में, कैस्पियन सी के बारे में, एड्रियाटिक सी के बारे में। तो जब आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो पेपर में याद आ जाएगा कि रेड सी, डेजी। अब सोच लो, डेजी रेड डेजी एक फ्लावर है,
कभी भूल पाओगे अगर इमेजिन कर लोगे तो, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलो आगे बढ़े हम लोग, इसको देखो, वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है, मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत में कहां पर स्टार्ट हुआ था? आपको दिया गया है थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार और होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मिट्टी बचाओ आंदोलन जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसी तरीके से आपके परीक्षा में कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, जैसे पूछा जाएगा चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन जिसको कि हग मूवमेंट भी कहते हैं ना, यहाँ पर लोगों ने पेड़ काटने से रोकने के लिए क्या किया था? पेड़ों को गले लगा लिया था वहां के लोगों ने। उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें मारना पड़ेगा, तो हग मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। 1973 में आपका स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो लीडर्स हैं याद रखिएगा, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया जाए, क्योंकि आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर ये लग रहा है कि टॉपिक तो अभी भी परीक्षा के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट थे वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन की क्वालिटी मतलब जो उसकी डिफिकल्टी है, लेवल है, उसको और बढ़ा दिया गया है, और उसको बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा गलत सुमेलित है ये बता दीजिए, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न दे देंगे, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम साइलेंट वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। 1978 केरल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर साइलेंट वैली में जल विद्युत परियोजना को विरोध करने के लिए इसको लाया गया था। अपिको आंदोलन जो है वो चिपको आंदोलन की तरह ही था, 1983 में, याद रखिएगा, कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर नर्मदा है, ठीक है, डैम बनने के विरोध किया गया था इसमें। तो यहाँ पर ईयर याद रखिएगा, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोले तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले चिपको आंदोलन, फिर साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद अपिको आंदोलन और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है क्लास। यहाँ पर कुछ और आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं, जैसे टिहरी बांध आंदोलन की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी डैम कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में ये विरोध किया गया था 1978 में उत्तराखंड में, ठीक है। फिर जंगल बचाओ आंदोलन 1982 बिहार में, अब झारखंड में आ गया है वो। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1987, पश्चिमी घाट को बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। राष्ट्रीय मछुआरा आंदोलन 1970 का दशक था, भारत के तटीय क्षेत्रों में यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो थोड़ा सा समय देख लीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। बैटल से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में 1 साल 2 साल के अंतराल में पूछ लिया जाता है। ये बैटल किसके समय लड़ी गई थी, इन बैटल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। तो यहां पर भी बैटल से रिलेटेड प्रश्न है, जहां पे सरनाल के युद्ध की बात की गई है, बिलग्राम के, धर्मट के और जजाऊ युद्ध की बात की गई है। तो इसको हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं बिलग्राम के युद्ध की, तो याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, ठीक है। सरनाल के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1572 में हुआ है। धर्मट के युद्ध की बात करेंगे, ये 1658 में हुआ है, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। और लास्ट वाला जो है जजाऊ युद्ध की बात करेंगे तो ये 1707 में हुआ है। अरेंज कर लीजिए आप। देखिए, अगर आपको यही पता है, ईयर नहीं याद है, मैं मानती हूं, हो सकता है एग्जैक्ट ईयर ना याद हो। अब अभी एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ईयर याद करना आसान है, लेकिन जब सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ईयर ना याद आए। लेकिन अगर आपको इतना भी पता है कि हम बात करें बिलग्राम के युद्ध की, ये किसके किसके मध्य में हुआ है, या फिर धर्मट के युद्ध में कौन कौन है, तब भी आप उसको अरेंज कर सकते हो ना। अब एक जो हुआ है वो शेरशाह सूरी
और हुमायूं के मध्य हुआ है, एक औरंगजेब के समय में हुआ है। तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि औरंगजेब वाला युद्ध बाद में होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पर अरेंज करो तो सबसे पहले कौन सा युद्ध दिख रहा है? दूसरा। तो दूसरा कहां दिया गया है? 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। फिर दूसरे के बाद अगर हम देखेंगे तो पहला युद्ध हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सरनाल का युद्ध, फिर उसके बाद धर्मट का युद्ध और लास्ट में जजायु का युद्ध। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। अगर थोड़ा समय लेना है तो आप समय भी ले सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ है। सरनाल का युद्ध जो है वो 1572 में हुआ है। धर्मट का युद्ध 1658 में और जजायु का युद्ध 1707 में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके किसके मध्य हुआ है? मैंने आपको बताया हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ है, ठीक है। फिर जब हम सरनाल के युद्ध की बात करते हैं तो ये 1572 में हुआ है मुगलों और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मध्य, ठीक है। धर्मट के युद्ध की बात करते हैं तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब के समय में हुआ है 1658 में, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। और जजायु युद्ध की बात करेंगे तो ये युद्ध जो है वो 1707 के बाद हुआ है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी के लिए कि मुगल सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा औरंगजेब के बाद, तो ये युद्ध तब हुआ है, जजायु का युद्ध। ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो अगर आप चाहें जहां पर भी नोट कर रहे हैं इन युद्ध को नोट कर सकते हैं, हो सकता है परीक्षा में फिर आपसे। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, ट्रिटी ऑफ सालबाई और ट्रिटी ऑफ मद्रास हमें अरेंज करना है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करेंगे तो बक्सर के युद्ध के बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। तो उसके बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ है। तो ए का फोर्थ आपको 2 जगह दिया गया है, ठीक है। ट्रिटी ऑफ मैंगलोर की अगर हम बात करेंगे ये आपका 1784 में साइन हुआ है। बी का सेकंड भी 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिटी ऑफ सालबाई की अगर हम बात करेंगे ये आपका, और ट्रिटी ऑफ मद्रास बचा हुआ है। ट्रिटी ऑफ मद्रास 1769 का समय हो गया, ठीक है। तो डी का थर्ड यहां दिया गया है। उत्तर आपका क्या होगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 किसके किसके मध्य? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य। मैंगलोर की संधि 1784 किसके किसके मध्य? अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य। सालबाई की संधि 1782 अंग्रेज व मराठों के मध्य। और मद्रास की संधि अंग्रेज और हैदर अली के मध्य 1769 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास। इस प्रश्न को देखिए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथन बताना है। यह विश्व बैंक समूह की एक संस्था है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की गई है। क्या ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन है? हाँ बिल्कुल सही है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1956, बिल्कुल सही है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, वह सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जितने भी ऑप्शन आपको ऊपर दिए गए हैं वो सारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करना है। हमको यहां पर क्या बोला गया है? डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, इसको अरेंज करिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मैक्सिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर है? सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर में, फिर गाजियाबाद में है, फिर श्रावस्ती में है, फिर बहराइच में है। डी आपका सही उत्तर होगा। इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम। देखिए सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर श्रावस्ती में है और उसके बाद बहराइच में है, ठीक है क्लास।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 49.1% है। गाजियाबाद की बात करेंगे, गाजियाबाद की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 41.3% है। ठीक है, और श्रावस्ती की बात करेंगे 30.5% और बहराइच में 29.3%। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की पूछेगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 22.20। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करते हुए चले ये सारे पॉइंट। अब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्या दिया गया है? यह प्रोटोकॉल वर्ष 2002 में लागू हुआ था। बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और ये लागू आपका हुआ था 2005 में। याद रखिएगा क्लास। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, इट केम इनटू फोर्स इन ईयर 2002, ये गलत है। दूसरा देखिए, द इनिशियल कमिटमेंट पीरियड ऑफ दिस प्रोटोकॉल वाज बिटवीन 2008 टू 2012, ये आपका सही है। तो यहां पर क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है? ध्यान दीजिएगा। तो खाली पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल आपका 2005 में इन्फोर्समेंट में आया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहां पर जो अवधि थी वो 2008 से 12 और 2013 से 20 तक द्वितीय चरण था इसका। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने से रिलेटेड था, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो आपको पता है यहाँ पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात की गई थी, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब ये कुछ चीजें हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है और मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है। जैसे रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे 1971, वेटलैंड से रिलेटेड है ये। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, यहाँ पे आपका साइट्स की जब हम बात करते हैं तो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके इलीगल ट्रेडिंग पे रोक लगाने के लिए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, बॉन कन्वेंशन 1979, वियना कन्वेंशन 1985। और मैंने आपको बताया है वियना कन्वेंशन में भी हमने ओजोन को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी, और 1985 में वियना कन्वेंशन के बाद ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 1987 में। याद रखिएगा क्लास। ठीक है, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नगोया प्रोटोकॉल 2010, किगाली अमेंडमेंट 2016। ठीक है, फिर उसके बाद मिनामाता जो कि मरकरी से रिलेटेड है, ये भी पूछा गया है 2013 में। रॉटरडैम 1998। हो सकता है परीक्षा में इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाए। तो ये सब चीजें, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए एक एक पॉइंट्स को। अगर अभी भी आप में से किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग इन सारे पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, कि मैम इसको फिर रिवाइज करवा दीजिए। चलिए, यहाँ पर अर्थ आवर डे भारत में प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है? तो बताइए, अर्थ आवर डे कब आयोजित किया जाता है? तो ये मार्च में आयोजित किया जाता है। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर याद रखिएगा, अर्थ आवर डे जो है वो किसके द्वारा मतलब आयोजित किया जाता है? तो WWF द्वारा, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा। ठीक है, और आपके परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि WWF का लोगो क्या है? तो ये पांडा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में हुआ था WWF का एस्टैब्लिशमेंट। पांडा जो है ये WWF के लोगो में है, और मैंने बता दिया जो अर्थ डे है वो मार्च में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको बताना है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। दूसरा है, आगरा और इटावा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यूपी का मैप थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अगर हम यूपी के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे आगरा व मथुरा जो है वो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बना रहे हैं, ना कि इटावा। तो दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट, नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं, सही है। सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये भी सही है। तो उत्तर 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा गलत है। यहां पर मैप देखिए क्लास ध्यान से, ये नेपाल बॉर्डर हमको दिख रहा है और देखिए कौन कौन से जिले हैं। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर कर रही हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 7 हो गए। यहां पर अगर आप सोनभद्र देखेंगे तो सोनभद्र जो है वो अपनी बाउंड्री बिहार के साथ शेयर कर रहा है, झारखंड के साथ शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ शेयर कर रहा है और मध्य प्रदेश के साथ। तो 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जो है वो अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये आगरा हो गया और ये मथुरा हो गया। ठीक है, आगरा और मथुरा। क्लियर है क्लास जो पॉइंट्स बता रही हूं। ललितपुर भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, ललितपुर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के खाली एकमात्र जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और वो जिला है झांसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बताओ क्लियर हुई? कुछ पॉइंट्स हुए होंगे। यहां पर याद रखिएगा, सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेपाल की बात करेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज हो गया। ठीक है, इधर ललितपुर देखेंगे तो ये झांसी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और अगर राजस्थान की बात करेंगे तो मथुरा और आगरा सटा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्लास अगले प्रश्न पे। यहां पर ध्यान दीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डिस्ट्रिक्ट है, आपको सुमेलित करना है। यहां पर किशनपुर, रानीपुर, महावीर स्वामी, कछुआ। तो बताइए कछुआ कहां पर है? कछुआ तो बनारस में है, तो डी का फर्स्ट हो गया। डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर हम देखें किशनपुर कहां पर है? किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, ए का 4th हो गया। डी सही उत्तर है। रानीपुर की बात करेंगे तो ये चित्रकूट में है। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ये ललितपुर में है, तो डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूं। हस्तिनापुर वनजीव बिहार की हम बात करेंगे तो ये मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में है। राष्ट्रीय चंबल की बात करेंगे तो आगरा, इटावा, पीलीभीत में है। कैमूर जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, सुहेलवा वनजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। ठीक है, सोहगी बरवा की बात करेंगे, महाराजगंज। कटनिया घाट जो है वो बहराइच में है। रानीपुर, बांदा, चित्रकूट में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। पार्वती रंगा गोंडा में है। कछुआ बनारस में है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। विजय सागर महोबा में है। पटना वनजीव अभ्यारण्य एटा में है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली है? तो बताइए विमलनाथ की जन्मस्थली कौन सी है? सोरो, काम्पिल, मगहर या फिर काकंडी? तो यहां पर काम्पिल आपका सही उत्तर है। ऐसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, काम्पिल जो है वो फर्रुखाबाद जनपद में पड़ता है। ठीक है, और महाजनपद काल में ये दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न को और डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरीके से प्रश्न पूछ ले। तो ध्यान दीजिएगा, काम्पिल जो है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में पड़ता है और महाजनपद काल की अगर हम बात करेंगे तो महाजनपद काल में दक्षिणी पंचाल की राजधानी ये थी। यहाँ पर
13वें तीरंदकर विमलनाथ जी का जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए, कांकड़ी देवरिया में पड़ता है। अच्छा, कांकड़ी की बात की गई है, ये देवरिया में पड़ता है और यहां पर 9वें जैन तीरंदकर का सुविधानाथ जी का जन्म हुआ था। ये भी याद रख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि क्या किस जैन तीरंदकर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम देखें यहां पर, बैल से आदिनाथ को, हाथी से अजीतनाथ को, घोड़े से संभवनाथ को, अभिनंदन जी को बंदर से, ठीक है, चंद्रप्रभ जी को चंद्रमा से, कलश पूछा गया था मलिकनाथ को कलश से, शंख से नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को सर्व से और सर्प से, और महावीर स्वामी को सिंह से। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर आपको सुमेलित करना था कि किस जैन तीरंदकर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समता के अधिकार को वर्णित किया गया है। राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। राइट टू इक्वालिटी संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया? सबसे आसान प्रश्न आज की क्लास का, 14 से 18 में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आपको सत्य कथन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लास ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायिका की प्रक्रिया दी गई है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। तो बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the procedure of legislature to enforce the fundamental duties and duties is non justiciable। ये तो बिल्कुल सही है ना कि ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। बिल्कुल सही है। पहला जो है, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या बोला गया है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पर की गई है। आपको ये पता है कि मूल कर्तव्य जो है वो गैर न्यायोचित है। ठीक है, ड्यूटीज इज नॉन जस्टिसेबल। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पे कोई एक्शन तुरंत ले लिया जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। कहां पर दिया गया है? कहीं पर दिया गया है कि आप पर एकदम रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको फॉलो करना, मॉरल ड्यूटीज है ना ये सब। और यहां पर प्रश्न क्या बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो पहला तो आपका गलत है ना, और दूसरा आपका सही है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायिका की प्रक्रिया कहीं नहीं दी गई है। हाँ, मूल कर्तव्य आपके गैर न्यायोचित होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम देखें तो प्रारूप समिति जो थी वो आपकी फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने टोटल मेंबर्स थे? 7 टोटल मेंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है इस कमिटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट को प्रेजेंट किया था अक्टूबर 1949 में। तो बताइए आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? समय लीजिए क्लास, आपका सही उत्तर बताइए। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर बोला गया है ट्रू स्टेटमेंट की बात की गई है। तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें 7 आपके सदस्य थे ना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस कमिटी ने जो अपनी रिपोर्ट है उसको फाइनली प्रेजेंट किया था अक्टूबर 1949 में नहीं, उसको प्रेजेंट किया था अक्टूबर 1948 में। तो कौन सा गलत है? तीसरा गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है कि इट वाज फॉर्म्ड ऑन अगस्त 29, 1947। इसमें आपके 7 मेंबर्स थे, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में पेश की थी। इस प्रश्न को देख लीजिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इस एक्ट के तहत जो वॉइसरॉय की पोस्ट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है
कि जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था, जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था वो क्रिएट किया गया था। तो बताइए सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको क्रिएट किया गया था, वाइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको एबॉलिश किया गया था। वाइसरॉय कौन था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही है तो अब क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर द्वारा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपके हेड किए जाते हैं? नीति आयोग, जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड करता है नीति आयोग को और इंटरस्टेट काउंसिल को, लेकिन जब जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो गृह मंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर इसको हेड करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ये तो आसान प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, यहां पर आपको ट्राइब्स को सुमेलित करना है। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। लेप्चा, खारी, टोडा, डाफर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोडा की जब भी बात आएगी तमिलनाडु। सी का फर्स्ट आपका यहां पर दिया गया है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेप्चा की बात करेंगे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। खारी की बात करेंगे राजस्थान हो जाएगा, डाफर की बात करेंगे गुजरात हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको उत्तर बहुत जल्दी दे रही हूं, प्रश्न को पढ़ने का समय नहीं दे रही। तो अगर आपको प्रश्न को पढ़ने के लिए और समय की आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो तैयार रहिएगा। जैसे लेप्चा की बात करें तो लेप्चा सिक्किम में है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बिरहोर के बारे में पूछा गया है, भील के बारे में पूछा गया है, मध्य प्रदेश। गद्दी याद रखिएगा पंजाब। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था अबोर। डफला याद रखिएगा, जो डफला है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और डाफर की बात करेंगे तो वो गुजरात में है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डफला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और डाफर की बात करेंगे तो गुजरात। क्लियर है क्लास? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे सेंटिनली याद रखिएगा, ठीक है, सोमपन याद रखिएगा और आरबा याद रखिएगा। क्लियर है? मणिपुर में कुकी पूछा गया है। गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में है, कितनी बार आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। इस प्रश्न को देखिए, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 की बात यहां पर की गई है। जो इलेक्शन था वो 11 प्रोविंसेस में आपका हुआ था, ठीक है। बंगाल, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए क्लास। बोला गया है आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था वो 11 प्रोविंस में हुआ था ना, और 11 प्रोविंस में बिल्कुल सही है हुआ था। 11 प्रोविंस में से 5 प्रोविंस में मेजॉरिटी से जीती थी। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। बंगाल, पंजाब, सिंध में मेजॉरिटी नहीं थी। यहां पर आपका ए सही है लेकिन बी आपका सही नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था वो 11 प्रोविंस में हुआ था। कौन कौन से थे? मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त राज्य प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बंगाल, पंजाब, सिंध, जिसमें से 5 प्रांतों में इनको बहुमत मिली थी। और वो 5 प्रांत कौन से थे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ठीक है। मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिली थी। ये याद रखिएगा क्लास, यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, कम देर की है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और भी प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ
ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पहले की क्लासेस को जरूर देखिए क्योंकि वहां पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।